डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के दो सदनों के बारे में। अपन ने देखा था लोकसभा और राज्यसभा का कि उनके कितने सदस्य होते हैं, किस प्रकार से उनका निर्वाचन होता है, कौन कौन सी उनके पास पावर है। और आज अपन देखेंगे, उसके बाद अपन ने देखा कि जो नियम कानून बनाने की जो शक्ति है वो अंतिम रूप से किसको दी गई है, पार्लियामेंट को। तो अपनी जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती कैसे है, तो संसद का जो प्रमुख कार्य है वो है अपनी जनता के लिए नियम कानून बनाना। ये इम्पोर्टेंट बात है कि नियम कानून बनाना ये अपनी पार्लियामेंट है, उसका अपन कह सकते हैं जो मुख्य कार्य है वो है। और कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं में होकर गुजरना पड़ता है। जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि पहले विधेयक का प्रारूप बनता है, फिर उसको संसद पटल पर रखा जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है, प्रश्न उठते हैं, अनेक प्रकार के उन पर बहस होती है, फिर वो दोनों सदनों में पारित होता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो अनेक प्रोसेस या अपन कह सकते हैं जो अवस्थाएं होती हैं उनसे गुजरना पड़ता है। और अपन अच्छे से जानते हैं विधेयक जो प्रस्तावित कानून होता है उसका प्रारूप होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। और इसमें कई प्रकार के विधेयक होते हैं, जैसे सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक के बारे में आपको मैंने बताया था कि अगर कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य यानी कि कोई मंत्री अगर विधेयक संसद के पटल पर लेकर आता है तो वो विधेयक कौन सा होता है, सरकारी विधेयक होता है। यानी मंत्रिपरिषद अपन अच्छे से जानते हैं, मंत्रिपरिषद का समझ गए होंगे आप। मंत्री, अगर मंत्री कोई विधेयक लेकर आता है संसद पटल पर तो वो कौन सा हो गया, सरकारी विधेयक। और निजी विधेयक हो गया गैर मंत्रिपरिषद सदस्य, यानी जो मंत्री नहीं है लेकिन संसद का सदस्य है, यानी संसद का अन्य सदस्य जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है, अगर वो संसद पटल पर विधेयक लेकर आता है तो वो कौन सा होता है, निजी विधेयक होता है। और एक होता है वित्त विधेयक, धन विधेयक, जिसका उल्लेख जैसे साधारण विधेयक की अगर अपन बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 107 में है। अगर अपन बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 109 की तो धन विधेयक की है। और अगर अपन बात करते हैं 10 की तो उसकी परिभाषा है। और 112 के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो वित्त विधेयक है। धन विधेयक में केवल धन की बात आती है और वित्त विधेयक में धन और सामान्य नियम कानून दोनों की बात आती है वित्त विधेयक के अंतर्गत। और साधारण विधेयक जो सामान्य नियम कानून से संबंधित होते हैं। ये बात आपको मैंने कई बार बता दी है कि धन विधेयक किसे कहेंगे अपन और वित्त विधेयक किसे कहेंगे, साधारण विधेयक किसे कहेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि साधारण विधेयक में साधारण नियम कानून की बात होती है और धन विधेयक के अंदर धन से संबंधित जो मनी होती है उससे संबंधित बातचीत होती है। और जो वित्त विधेयक होती है उनमें जो सामान्य और जो धन है उन दोनों की बातें होती है, वो कौन सा होता है, वित्त विधेयक होता है। तो अपन अच्छे से आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद सबसे पहले किस में रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा। इसको जो दूसरा सदन है अर्थात जो राज्यसभा है उसमें पहले नहीं लेकर जा सकते। तो धन विधेयक वो केवल किस में रखा जाएगा, लोकसभा में ही रखा जाएगा। और लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है उसको पारित करने में। वो 14 दिन के अंदर पारित करती है तो ठीक है, अन्यथा वो अपने आप क्या मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। तो ये होगी लोकसभा के संबंध में पावर कि लोकसभा की पावर है वो धन विधेयक के संबंध में क्या है, विशेष है। और वहीं उसमें संशोधन करती है और अस्वीकृत या स्वीकृत कर सकती है। यानी धन विधेयक के संबंध में उसको स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना वो पावर किसके पास रहती है, लोकसभा के ही पास रहती है। जब विधेयक पर्याप्त विचार विमर्श तथा बहस के पश्चात दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसको किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उस पर क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। उसके बाद वो क्या बनता है, कानून बनता है। ये एक प्रोसेस रहती है विधेयक से कानून बनाने की। यानी कि विधेयक तो हो गया प्रारंभ की जो प्रोसेस, नियम कानून से संबंधित जो प्रस्ताव होता है जो संसद पटल पे रखा जाता है वो क्या होता है, विधेयक होता है। और उसके बाद में उस पर अनेक प्रकार के विचार विमर्श बहस अपने संसद में चलती हैं। और उनके बहस के पश्चात दोनों सदनों में वो क्या होता है, पारित होता है। पारित होने के बाद कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो किसका रूप धारण कर लेता है, कानून का। यानी वो विधेयक अब क्या बन गया, कानून बन गया। तो ये एक प्रकार से नियम कानून बनाने की एक प्रोसेस है अपनी पार्लियामेंट की। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो संसद कार्यपालिका को नियंत्रण में कैसे
रखती है या नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित करती है कार्यपालिका अपनी कार्यपालिका के ऊपर अर्थात मंत्रिपरिषद के ऊपर अपन कह सकते हैं या सरकार पर संसद है वो किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करती है। यानी कि अपन अच्छे से जानते हैं जिस दल या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अंदर अपन ने देखा था कि प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके पास लोकसभा के अंदर क्या हो, बहुमत हो, चाहे वो बहुमत एक दल का हो या अगर किसी एक दल को नहीं मिला है तो अन्य दलों के साथ गठबंधन कर वो बहुमत साबित करते हैं, वो किस में आता है, इस बहुमत के अंतर्गत आता है। लेकिन बात यही है कि जिस दल के पास बहुमत है, पहली तो वरीयता रहती है किसी एक दल को बहुमत मिल जाए, अगर एक दल को नहीं मिलता है तो गठबंधन के तहत वो क्या बनाते हैं, सत्ता बनाते हैं। जैसे अगर अपना वर्तमान में अगर राज्य स्तर पर उदाहरण देखते हैं तो हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी ने गठबंधन के तहत सरकार बना रखी है। दोनों के किसी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो दो दल आपस में क्या हो गए, मिल गए। जैसे अपने राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपन बात करते हैं तो जो बड़े गठबंधन हैं, एक एनडीए और एक यूपीए। एनडीए का नेतृत्व तो बीजेपी कर रही है और यूपीए का नेतृत्व कौन कर रही है, कांग्रेस कर रही है। तो गठबंधन के तहत लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसके सदस्यों ने मिलकर ही संसदीय लोकतंत्र की क्या बनाते हैं, कार्यपालिका बनाते हैं अर्थात सरकार बनाते हैं, मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, प्रधानमंत्री बनता है और संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से या अपन कह सकते हैं सुचारू ढंग से चलाने के लिए संविधान में प्रावधान भी किए गए हैं। और प्रत्येक सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्रवाई के मामलों में क्या होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था संसद का जो निम्न सदन है लोकसभा, वो अपने में से जो उनके लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष का चुनते हैं और एक क्या चुनते हैं, उपाध्यक्ष। और इसकी कार्रवाई के संचालन के लिए, लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए जो नियुक्ति की जाती है वो किसकी की जाती है, अध्यक्ष की। और इस विधायिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रकार से ये अपना एक संवैधानिक पद है, कौन सा, अध्यक्ष का पद, जो इस पार्लियामेंट में अर्थात लोकसभा को एक प्रकार से सुचारू रूप से संचालित करता है। यानी सभी सदस्यों को समय देना, समय का निर्धारण करना और करना, ये सब कार्य किसके हैं, अध्यक्ष के हैं। अगर दल बदल लेता है तो उसको हटाने की प्रोसेस रहती है, वो भी किसकी रहती है, अध्यक्ष की रहती है। तो ये इनका सर्वोच्च अधिकारी मानते हैं। और बहस और चर्चा कानूनों की स्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण तथा अविश्वास प्रस्तावों द्वारा विधायिका अर्थात संसद कार्यपालिका पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। यानी कि बहस हो गई, चर्चा हो गई, कानून की स्वीकृति अच्छा है तो सभी उसका समर्थन कर देते हैं, अगर अच्छा नहीं है तो उसका समर्थन नहीं करते हैं अर्थात अस्वीकृत कर देते हैं। वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण है। अविश्वास प्रस्ताव अगर वो अपने मनमानी करती है तो उनको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक बहस के द्वारा उन पे एक प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहस और चर्चा, कानून की स्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, ये अविश्वास प्रस्ताव, ये सब की सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। तो विधायिका होती है, संसद होती है, उस पर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं पार्लियामेंट है वो कार्यपालिका पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं संसदीय समितियों के कार्यों की, कि संसदीय समितियों के कार्य कौन कौन से हैं, तो संसदीय समितियों के अगर कार्यों की अगर अपन बात करते हैं तो संसदीय समितियां कानून निर्माण के साथ साथ जो सदन के दैनिक कार्य हैं, जो उनको अत्यंत महत्वपूर्ण संपादित करने में उनमें अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, उनको निभाती हैं, जो संसदीय समितियां बनती हैं। यानी किसी विधेयक विशेष पर चर्चा के लिए, उन पे विचार विमर्श के लिए, उनके समाधान के लिए किसका गठन किया जाता है, संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। और संसदीय समितियों में विधेयकों पर पारित जो पर्याप्त विचार विमर्श होता है और समिति की सिफारिश को ही सदन के पास क्या किया जाता है, भेजा जाता है। यानी कोई विधेयक आता है तो उस पे ये समिति है, जो संसदीय समिति का गठन किया जाता है, उसमें काफ़ी विचार विमर्श किया जाता है और ये समिति जो सिफारिश करती है उन्हीं को किसके पास भेजते हैं, संसद के पास भेजते हैं। और इन समितियों में सभी जो संसदीय दलों के प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ये नहीं कि एक दल विशेष की सत्ता पक्ष है उनका ये गठन कर दिया जाता है, उसमें पक्ष विपक्ष सभी प्रकार के लोगों को इन संसदीय समितियों में स्थान दिया जाता है। यानी कि सभी दलों को एक प्रकार से उनमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है ताकि उस पर अच्छे से विचार विमर्श किया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं हो। इसी कारण इन समितियों को अपन लघु विधायिका भी कह सकते हैं। तो अपन से को पूछे कि लघु विधायिका किसे कहेंगे, तो संसदीय समितियां हैं उनको अपन क्या कहेंगे, लघु विधायिका कहेंगे, जो एक प्रकार से विधेयक के संबंध में
विभिन्न विचार विमर्श कर अपनी जो सिफारिश है वो किसके पास भेजती है, संसद के पास भेजती है। और उसमें संसदीय जो समितियां होती हैं उनमें प्रत्येक दल का एक प्रकार से क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है, ताकि किसी भी प्रकार की भेदभाव की कोई आशंका ना रहे। ये बात भी अपने को क्या रखनी है, इसके अंदर ध्यान में रखनी है। और इसी संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो हमारे देश में सन 1983 में संसद में स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित हुई थी। यानी स्थायी समितियों की प्रणाली वो अपनी संसद में कब विकसित हुई थी, 1983 के अंदर। और विभिन्न विभागों से संबंधित संसद में ऐसी 20 समितियां भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कक्षा के अंदर। और संसद स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रण करती है, ये भी एक अपना क्वेश्चन रहता है। तो संसद में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अपन अच्छे से जानते हैं संसद का अध्यक्ष विधायिका की कार्रवाई के मामलों में सर्वोच्च होता है, जिसमें दल बदल के संबंध में और में ये कानून भी बना था 1985 के अंदर। राजीव गांधी के काल में दल बदल पर एक प्रकार से संसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है, इस प्रकार से दल बदलने पर। यह बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और इसकी कार्रवाई करने का जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है, संसद में अध्यक्ष को दिया गया है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को। और बिल्कुल स्पष्ट लिखा भी गया है कि दल बदल निरोधक कानून के माध्यम से संसद का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण करता है और वह दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय भी देता है। यानी अंतिम निर्णय किसका मान्य रहता है, लोकसभा अध्यक्ष का ही रहता है। और इसके संबंध में सन 1985 में संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया, दल बदल निरोधक कानून जिसको अपन बोलते हैं, राजीव गांधी के काल में हुआ था। और इसमें 1991 में जो संशोधन हुआ इसमें कुछ एक प्रकार से सुधार भी किया गया था 1991 के अंदर। और इस कानून में दल के प्रधान नेता और सदन के अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान की गई है। तो ये अपनी पार्लियामेंट को एक प्रकार से अपने आप में नियंत्रण करने की भी पावर है जो अध्यक्ष के पास दी गई है दल बदल निरोधक के कानून के संबंध में। इसके साथ ही एक शब्द आता है अपना कोरम, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, गणपूर्ति। तो ये गणपूर्ति या कोरम ये होती है कि संसद की कार्रवाई के संचालन के लिए कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा संसद के अंदर उपस्थित होना क्या होता है, जरूरी होता है। तभी संसद की कार्रवाई का क्या होगा, संचालन होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम। उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन एक सपोज कीजिए अपनी कक्षा में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में अपन ने ये निर्धारण कर लिया कि कम से कम 10 बच्चे आएंगे तभी क्लास क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो अपन ने गणपूर्ति या कोरम है वो निर्धारण कितना कर लिया, 1/10 का कर लिया कि 100 में से 10 आने जरूरी हैं तभी अपनी क्लास क्या होगी, स्टार्ट होगी। वैसे ही अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी संसद की कार्रवाई के संचालन के लिए न्यूनतम संख्या का निर्धारण किया गया है कि तभी वो कार्रवाई का संचालन माना जाएगा जब कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा वहां क्या होगा, उपस्थित होगा। यह नहीं कि 2-4 व्यक्ति गए और संसद की कार्रवाई स्टार्ट हो गई, नहीं, उसमें कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा सदन में उपस्थित होना जरूरी है कार्रवाई के संचालन के लिए। उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरम या गणपूर्ति बोलते हैं। इसी के साथ जो अपना विधायिका चैप्टर था वो आज क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे का पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।